नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो एजम्पशन है दैट इज़ देयर इज़ नेट इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर में किया है कि हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट होती है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है कि नेट इन्वेस्टमेंट होती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपनी जो है कंपनी है उसमें जो है 10 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब उन 10 करोड़ में से मान लीजिए उसने 7 करोड़ की नई मशीनरी लगाई और 3 करोड़ उसने पुरानी मशीनरी की रिपेयर में लगाए, ठीक है। तो इन दैट केस जो 7 करोड़ हैं वो है नेट इन्वेस्टमेंट और जो 3 करोड़ हैं 3 करोड़ है आपकी डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो इन दैट केस हुआ क्या कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 7 करोड़ की है, ना कि 10 करोड़ की। तो यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट की जिससे कुछ नया इकॉनमी में कैपिटल ऐड हुआ, ठीक है, यानी कि कैपिटल में चेंजेस आए। नेक्स्ट हमारे पास है अदर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो ईजिली अवेलेबल विद इन द इकॉनमी, ठीक। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि आपकी इकॉनमी में अभी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं आई। अगर इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इन दैट केस आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे और जब प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत होगी आपके पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, आप ईज़िली प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ एन इंक्रीज इन इकॉनमी इन विच द मल्टीप्लायर प्रोसेस ऑपरेट्स। तो इन दैट केस यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी है। इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी में क्या होता है कि आपके पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जब भी लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ती है। तो इन दैट केस जब मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट ऑपरेट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। जब उनकी इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड की डिमांड बढ़ेगी तो इन दैट केस इकॉनमी आपकी इंडस्ट्रियलाइज्ड है तो चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ेगी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट, जो है वो इग्नोर किया है। केन्स ये मान के चलता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ती है, पर अगर इनकम बढ़ेगी तो लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी तो वो इंडस्ट्रियलाइज, जैसे अभी हमने कहा, इंडस्ट्रियलाइज गुड की डिमांड को बढ़ाएंगे। अगर इंडस्ट्रियलाइज गुड की डिमांड बढ़ी तो इन दैट केस प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो इन प्रॉफिट्स को देखकर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे, वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो केन्स ये होता है आपका एक्सेलरेशन इफेक्ट। जब कंजम्पशन के बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन इफेक्ट, जिसको केन्स ने कंसीडर नहीं किया है। फिर है हमारे पास देयर इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये भी वैसे ही है जैसे आपका हमने ये वाला पॉइंट किया है कि देयर इज़ इंक्रीज, देयर इज़ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी। तो यहाँ पर और ये वाला जो पॉइंट किया कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इकॉनमी में अभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आई है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम किसके बराबर होगी? के टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और जो के टाइम्स है दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर को आप कैसे लिख सकते हो? ये वाली वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो है यहाँ नीचे क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू को नीचे ले आए, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई ओवर चेंज इन वाई करोगे तो ये वाई ऊपर ही जानी है, तो ये इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। पर चेंज इन जो है ये इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय चेंज इन आपकी इनकम क्या होता है? चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। और चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम क्या है? मार्जिन ऑफ एनएसटी टू सेव। और मार्जिन ऑफ एनएसटी टू सेव क्या होती है? 1 माइनस मार्जिन ऑफ एनएसटी टू कंज्यूम। तो मल्टीप्लायर के का मार्जिनल प्रोपेनिटी टू सेव के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर मार्जिन प्रोपेनिटी टू सेव बढ़ेगा तो के कम होगा एंड वाइस वर्सा। पर मार्जिनल प्रोपेनिटी टू कंज्यूम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये जितनी वैल्यू बड़ी होगी
बड़ी का मतलब है हम ये मान के चलते हैं, केन्स ये मान के चलता है कि MPC जो है वो 0 to 1 के बीच में वेरी करती है और 0 और 1 एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, अदरवाइज नॉर्मली इन दोनों के बीच में होती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम ले लें तो MPC क्या हो सकता है 1, तो 1 - 1 क्या होगा 0, 1 डिवाइड बाई 0 क्या होगा इन्फिनिटी। तो ये जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी k की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लायर इफेक्ट का ये डायग्राम। अब इसमें क्या है, वाई एक्सिस पे हमारे पास है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस पे है एग्रीगेट डिमांड। ये है हमारी 45 डिग्री की लाइन, जहाँ ये है आपकी एग्रीगेट सप्लाई, या ये कह लो कि ये वो आपकी कर्व है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर रहेगी हमेशा। यानी कि ये जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना सारा का सारा डिमांड किया जा रहा है, तो आप ये 45 डिग्री वाली लाइन पे होगे। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो केन्स ने ये जो है आपकी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर्व है आपकी। यहाँ हम जो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं उसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जैसे हम कहते हैं ज़ीरो इनकम पे भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, उसी तरीके से ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। यानी कि ज़ीरो इनकम पे भी आप इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इतनी कर रहे हो, ठीक है। ये जो कर्व है ये यहाँ पॉइंट ई पे कट करती है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आया कि आप जो है आपकी इनकम कितनी है OY, इकोनॉमी में इनकम कितनी है OY। फिर क्या हुआ, किसी कारण करके इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ी, कोई नया प्रोजेक्ट इकोनॉमी में लगा, नए प्रोजेक्ट के लगने के कारण इनकम जनरेशन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो ये वाली वैल्यू बढ़ गई, जब ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। जब कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, अब वो कहाँ इक्विलिब्रियम पे है, F पॉइंट पे। तो जब इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो उसके कारण करके इतनी इनकम जनरेशन आपकी बढ़ी है। तो दिस इज़ द मल्टीप्लायर कि ये जो इंक्रीमेंट है ये कंपैरेटिवली कम है, पर ये वाला जो इनकम में इंक्रीमेंट हुआ ये कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है।